हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। जेई पेपर सेटर्स ने ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सेट किया था और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है, तो भी इस क्वेश्चन को बहुत हद तक आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। Sn आपको दे रखा है, Tn दे रखा है एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n इजक्वल टू 1 2 3। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो ना, तो बहुत ही एक सिंपल ट्रिक होता है कि आप किसी पर्टिकुलर n के लिए देख लीजिए कि इन चारों में से कौन सा ट्रू है या नहीं है। इस क्वेश्चन में ये वाला ट्रिक बहुत हद तक लग जाता है। अगर आप n इजक्वल टू 1 पुट करते हैं तो Sn की देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी। आप यहाँ पर इसमें देखिए k इजक्वल टू 1 टू n है, इसमें अगर आप k इजक्वल टू 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n ऊपर में 1 ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई नीचे में 3 हो जाएगा, यानी कि S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा 1/3। और n इजक्वल टू 1 करेंगे तो Tn क्या हो जाएगा, इसमें आपको n इजक्वल टू 1 करना है। तो समेशन कहाँ से कहाँ हो जाएगा, k इजक्वल टू 0 से n-1, यानी कि 0 से 0 तक ही, यानी कि इसमें k की वैल्यू 0 ही पॉसिबल होगी। k की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या, n/n² यानी कि 1/n, n की वैल्यू 1 है यानी कि T1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो आपने n इजक्वल टू 1 के लिए T1 और S1 फाइंड कर लिया। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में π/3√3 कुछ दे रखा है, तो π/3√3 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, π/3√3 1 से छोटा है और T1 क्या है, 1 है, यानी कि जो Tn है वो इस π/3√3 से बड़ा होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या है, Tn इज लेस देन π/3√3, यानी कि ये ऑप्शन तो गया तेल लाने। उसी तरह π/3√3 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ 2/3 आती है, तो इसकी वैल्यू अगर 2/3 हो गई तो S1 जो है वो π/3√3 से छोटा है, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आप इन दो ऑप्शंस को तो बिल्कुल हटा सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इन दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए, बचा ये ए और डी। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब इस शॉर्टकट ट्रिक से आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि Sn इज लेस देन π/3√3 फॉर ऑल n या Tn इज ग्रेटर देन π/3√3 फॉर ऑल n, नहीं प्रूव कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको मालूम चल गया कि ये बी और सी ऑप्शन गलत है। तो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, लेकिन इस तरह से मल्टीपल चॉइस टाइप में ऐसा ऑप्शन देने से इस क्वेश्चन की खूबसूरती थोड़ी सी कम हो गई। इस क्वेश्चन को पेपर सेटर्स चाहते तो दूसरे तरीके से फ्रेम कर सकते थे जिसमें बच्चे ये शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगा पाते। उस क्वेश्चन में ये वाला जो ट्रिक है ना, n इजक्वल टू 1 के लिए वैल्यू पुट कर लिया और देखा कि कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ये तरीका उस क्वेश्चन में नहीं चलता जो क्वेश्चन मैं आगे फ्रेम करके आपको दिखाऊंगा। तो अब शॉर्टकट ट्रिक को छोड़ते हैं और एक्चुअल सही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि Sn जो है वो एक सम की तरह है, समेशन k इजक्वल टू 1 से n है, Tn भी समेशन k इजक्वल टू 0 से n-1 है। तो अभी जो मैंने रीमान सम की थियरी बताई थी ना, उसमें आपने देखा था कि k इजक्वल टू 1 टू n हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो राइट एंड रीमान सम होता है, और अगर k इजक्वल टू 0 टू n-1 हो जाए तो ये लेफ्ट एंड रीमान सम है। यानी कि क्यों ना हम लोग उस थियरी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल सही है, लेकिन उस थियरी का यूज़ करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि समेशन के अंदर में जो है वो क्या इस फॉर्म में ब्रेक हो जा रहा है, f ऑफ k/n इंटू 1/n। अंदर में जो टर्म है क्या उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो चीज़ दिया हुआ है उसमें से आप n² को कॉमन लेकर के बाहर करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में से आप n² को बाहर लीजिएगा तो ये हो जाएगा n², अंदर हो जाएगा 1 प्लस k/n प्लस k²/n², ये हो गया। अब ये n/n² है तो ये कैंसिल हो जा करके नीचे में सिर्फ एक n बचेगा, तो उसको लिख लीजिए। तो नीचे में हो गया 1/n, यानी कि ये किस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में हो गया ना, f ऑफ k/n इंटू 1/n। देखिए इस फॉर्म में बिल्कुल हो गया। और ये फंक्शन f क्या हो जाएगा, फंक्शन f हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो समेशन के अंदर जो टर्म है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या हो गया 1/n इंटू दिस f ऑफ k/n, और f ऑफ k/n क्या है, 1/1 प्लस k/n प्लस k/n होल स्क्वायर।
तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एस एन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k इजक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ k बाई एन इंटू 1 बाई एन, और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन कर दें इसका, या लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन कर दें, तो दोनों क्या मिलता है, दोनों से आपको मिल जाता है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ इंटीग्रल होता है, लोअर लिमिट k इजक्वल टू 1 है, यानी कि 1 बाई एन करिएगा तो लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट यहाँ पर n है तो n बाई एन करिएगा तो 1 हो गया, तो अपर लिमिट हो गया 1। लेकिन ये कब होता है, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो। लेकिन आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब आप ये देखिए कि ये फंक्शन कैसा है। देखने से ही लग रहा है कि ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है 0 से 1 के बीच में। और हम लोग 0 से 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जब इसका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से 1 करेंगे, एफ एक्स डी एक्स ये इंटीग्रेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 0 से 1 इस लिमिट में ये जो फंक्शन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं एफ ऑफ 0 क्या है, 1 है, एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। और आपने देखा कि ये जो एस एन है ये k इजक्वल टू 1 टू n है, तो k इजक्वल टू 1 से n का मतलब क्या हुआ, ये राइट एंड सम है, हुआ ना, ये राइट एंड सम हो गया। और tn क्या है, tn में हम लोग ले रहे हैं k इजक्वल टू 0 से n-1, तो वो होगा लेफ्ट एंड सम। ध्यान रखिए वो होगा लेफ्ट एंड सम। तो ये जो एस एन है ये राइट एंड सम है। तो राइट एंड सम का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी इंटरवल यहाँ पर ले रहे हैं तो हम लोग एफ एक्स की कौन सी वैल्यू लेंगे, राइट एंड वाला। तो वो राइट एंड वाला वैल्यू क्या होगा, उसका मिनिमा होगा, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। यानी कि ये जो एस एन है ये क्या दे रहा है, ये आपको लोअर रीमान सम्स दे रहा है। यानी कि ये जो एस एन है इसकी वैल्यू एक्चुअल इंटीग्रल से कम होगी। अभी जो मैंने डिटेल में वो थियरी बताई ना, लोअर रीमान सम्स की एल एन विल बी लेस देन ए एक्चुअल इंटीग्रल, दिस विल बी लेस देन अपर रीमान सम, ये मैंने अभी थियरी डिटेल में बताई थी पिछले ही लेक्चर में। तो उस लेक्चर के थियरी का आप यहाँ पर यूज़ करिए। ये जो एस एन है ये लोअर रीमान सम्स है। ये लोअर रीमान सम्स क्यों बना, क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और ये एस एन है राइट एंड सम। तो राइट एंड पे फंक्शन की वैल्यू तो कम होगी, यानी कि ये वाला जो है वो एक्चुअल इंटीग्रल का लोअर एस्टिमेट हो गया। उसी तरह जो टी एन है, टी एन में क्या है, टी एन में सब कुछ वही है, सिर्फ k इजक्वल टू 0 से n-1 है, बाकी तो ये f ऑफ k बाई एन और 1 बाई एन है ही। तो ये टी एन क्या है, ये टी एन देखिए लेफ्ट एंड सम है, लेकिन लेफ्ट एंड पे अगर आप आएंगे तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिली, यानी कि टी एन जो है वो अपर रीमान सम्स हो गया। तो ये एस एन हो गया लोअर रीमान सम्स, जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में एलेंस कह रहे थे, और ये टी एन्स हो गया अपर रीमान सम्स, जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में यूएन कह रहे थे। और हमने पिछले लेक्चर में दिखा दिया था और हमने पिछले लेक्चर में समझा दिया था, घोट घोट कर बता दिया था कि जो लोअर रीमान सम्स होते हैं वो एक्चुअल इंटीग्रल से कम होता है और जो अपर रीमान सम्स होते हैं वो एक्चुअल इंटीग्रल से ज़्यादा होता है। इसका नाम ही है ना, ये है लोअर तो बेचारा नीचे होगा, कम होगा, ये है अपर तो ऊपर होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखिए लोअर रीमान सम कौन है, एस एन है, ये है ना, ये एस एन है लोअर रीमान सम, ये टी एन है अपर रीमान सम। तो आप एल एन की जगह यहाँ पर एस एन रख दीजिए, आपको एल एन लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप यहीं से देख सकते थे कि ये जो एस एन्स है ये लोअर रीमान सम से, लोअर सम क्यों है, क्योंकि ये राइट एंड सम है और राइट एंड पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू उस इंटरवल में मिनिमम होगी, क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं एस एन इज लेस देन ए इज लेस देन टी एन, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ए क्या है, ए तो है उसका एक्चुअल एरिया फ्रॉम 0 to 1, किसका एरिया, इस कर्व का, इस फंक्शन का। तो ये तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करना बिटवीन लिमिट 0 to 1 तो बहुत आसान है, उसको हम लोग कर भी देते हैं।
तो जो एक्चुअल एरिया ए है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 fx dx, ये हो गया एक्चुअल एरिया। लिमिट 0 और 1 क्यों आया, क्योंकि देखिए दोनों रीमान सम में लोअर लिमिट क्या है, एक में 0 है दूसरे में 1 है, तो लोअर लिमिट यहाँ कैसे फाइंड करते हैं, जो भी नीचे में रहे डिवाइडेड बाई n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो दोनों केस में देख रहे हैं कि लोअर लिमिट 0 ही आएगा। अपर लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर में जो हो, यहाँ पर है n-1 डिवाइडेड बाई n करिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। ऊपर में यहाँ पर n है तो n/n करिए तो भी 1 मिल जाएगा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो 0 से 1 रहेगा। इसको इंटीग्रेट करना रिलेटिवली आसान है। इसको आप यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, इस इंटीग्रेंड को आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा √3/2 होल स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से 1/a इंटू tan इनवर्स x प्लस हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 हो जाएगा। वो सब करिएगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा ऐसा कुछ 2/√3 इंटू tan इनवर्स x प्लस हाफ डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा √3/2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 है। लोअर और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करिएगा तो इस a की वैल्यू आ जाएगी π/3√3। तो जब a की ये वैल्यू आ गई तो देखिए यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि Sn इज लेस देन π/3√3 इज लेस देन Tn, यानी कि आप कह सकते हैं Sn इज लेस देन π/3√3 इज लेस देन Tn। तो ऑप्शंस जो दे रखा था उसमें A ऑप्शन और D ऑप्शन करेक्ट हो गया, B और C ऑप्शन गलत हो गया। तो ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सही तरीका। कैसे करना होगा, आपको रिकग्नाइज करना होगा कि ये जो सम दे रखा है वो रीमान सम है। इस फंक्शन f का रीमान सम है और फंक्शन कैसा है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर है। इसको इंटीग्रेट करिएगा बिटवीन लिमिट 0 to 1 तो आपको π/3√3 मिलेगा। और ये जो Sn है ये लोअर रीमान सम है और ये जो Tn है ये अपर रीमान सम है। तो ये इनइक्वालिटी तो करेक्ट होगी ही, जिसको मैंने थियरी में बहुत ही डिटेल से समझाया था। इसलिए A ऑप्शन और D ऑप्शन सही है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पेपर सेटर्स को चाहिए था कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कैसे पूछते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, A इज अ नंबर π/3√3 माइनस 10 to the पावर -6, यानी कि A जो नंबर है वो π/3√3 में से आपने 0.00001 बहुत ही एक छोटा नंबर माइनस कर दिया है। और तब आपसे पूछ रहा है कि Tn इज़ ग्रेटर देन A फॉर ऑल n, Tn is greater than A for some but not for all n, Sn is less than A for all n, Sn is less than A for some but not for all n। ये 4 ऑप्शन आपको देता। तो अब बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन सा करेक्ट होगा। वीडियो को आप यहाँ पर पॉज कर लीजिए, आप खुद से इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए। मैं आपको बताता हूं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन सा सही होगा। अब तक जो थ्योरी बताई है वो तो बिल्कुल सही है। Sn जो हमने फाइंड किया वो क्या है, लोअर रीमान सम्स है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि Sn इज लेस देन π/3√3 इज लेस देन Tn, ये होगा ही। ये तो हमने बता ही दिया ना कि ये क्यों ट्रू होगा, क्योंकि Sn है लोअर रीमान सम, तो ये जो एक्चुअल इंटीग्रल है उससे कम होगा और Tn इससे ज़्यादा होगा। अब देखिए अगर a एक नंबर है, a कैसा नंबर है, π/3√3 से थोड़ा सा कम है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ तो बच्चों कि क्या Sn इज लेस देन A फॉर ऑल n होगा, नहीं होगा। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर कुछ बच्चे Sn में S1 डालकर देखेंगे तब तो वो देखेंगे कि अच्छा S1 तो π/3√3 से कम है, तो हम लोग इसको टिक कर देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, ये वाला C ऑप्शन गलत है। Sn इज लेस देन A फॉर ऑल n नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं होगा इसको ज़रा ध्यान से समझिए। मैं बताता हूँ कि ये क्यों नहीं होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए वही लॉजिक लगाना पड़ेगा जिसको अभी मैंने थियरी के क्लास में काफ़ी डिटेल समझाया था। मान लीजिए कि ये लाइन है π/3√3 और आपने क्या किया है, A एक नंबर लिया है जो π/3√3 से जस्ट थोड़ा सा कम है, यानी कि A यहाँ पर कहीं होगा। A मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं है, ठीक है। अब ये एसेंस क्या है, एसेंस है लोअर रीमान सम्स, यानी कि Sn बेचारे यहाँ पे हैं, लोअर हैं। लेकिन मैंने बताया था
कि जैसे जैसे n इंक्रीज करता है लोअर रीमान सम्स इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर n आएगा, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 60 हो, जब ये Sn जो है वो इस a के ऊपर चला जाएगा, उसको जाना ही है। क्यों जाएगा? सिंपल लॉजिक है, क्योंकि Sn की मंजिल है π/3√3। Sn तो बोलेगा कि एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, भाई मुझे जाना है π/3√3 पे, मेरी मंजिल यहाँ पे है, मुझे मेरा टारगेट वहाँ है, मेरा डेस्टिनेशन वहाँ है। रास्ते में मुझे ये a मिल गया जो π/3√3 से थोड़ा सा कम है, होने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ पे a पे तो रुकूंगा नहीं, वो a से ऊपर चला जाएगा। यानी कि n की वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर 10, 15, 16 किसी से ज़्यादा होगी तो Sn क्या हो जाएगा? Sn a से ज़्यादा हो जाएगा। Sn देखिए है लोअर रीमान सम है, लेकिन वो a से ज़्यादा होगा, क्योंकि a क्या है? π/3√3 से थोड़ा सा कम है। तो Sn यहाँ से बढ़ना चालू किया, उसको जाना है इस ब्लैक लाइन पे, π/3√3 पे। उस ब्लैक लाइन से जस्ट नीचे उसे एक नंबर मिला है a, वो उस नंबर को क्रॉस कर जाएगा और क्रॉस करके उससे बड़ा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, Sn इज लेस देन a फॉर सम बट नॉट फॉर ऑल n। तो इस बात को ध्यान से समझिए। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता आपसे तो आप वो हिट एंड ट्रायल या शॉर्टकट ट्रिक वाला मेथड इसमें नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये Sn लोअर सम है, और साथ ही साथ ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो लोअर सम है, जैसे जैसे n बढ़ता है लोअर सम भी बढ़ता है। तो Sn जो है वो किसी एक पर्टिकुलर n के बाद इस a से बड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट ऑप्शन में ये भी अगर दे देता कि Sn इज ग्रेटर देन a फॉर इनफाइनाइटली मेनी n's, तो वो भी सही होता, क्योंकि देखिए Sn जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कोई एक फाइनाइट नंबर होगा, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जब ये इस a को क्रॉस कर लेगा तो उस 50 n को छोड़ के बाकी जितने भी इनफाइनाइट n's हैं सबके लिए Sn इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन अगर ये रहता कि Sn इज ग्रेटर देन a फॉर इनफाइनाइटली मेनी n's, तो भी ऑप्शन ये वाला सही होता। तो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, अगर उनकी थियरी और कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो इस चीज़ को कोई समझ ही नहीं पाएगा कि Sn अगर लोअर रीमान सम है तो इस π/3√3 से जस्ट थोड़ा सा कोई कम नंबर है, उससे ये ज़्यादा क्यों हो सकता है, और वो भी फॉर इनफाइनाइटली मेनी n's क्यों ज़्यादा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि Sn है तो लोअर रीमान सम, लेकिन ये जो a है ना वो एक्चुअल इंटीग्रल से थोड़ा सा कम है। तो धीरे धीरे Sn बढ़ता जाएगा, n की वैल्यू 50 या 60 हो गई, उसके बाद ये a को क्रॉस कर जाएगा। तो फॉर n ग्रेटर देन 60 या जो भी एक फाइनाइट नंबर हो, उसके ऊपर n कुछ भी आप लीजिए, Sn जो है वो a से ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जिन लोगों ने अभी भी से नहीं समझा होगा, कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में डिस्कशन में मुझसे पूछिए। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बहुत जल्दी समझ में हो सकता है बहुत लोगों को नहीं भी आए। Sn इज लेस देन a फॉर सम बट नॉट फॉर ऑल n। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, डी को सही कर दो, सी ऑप्शन गलत है। अब आते हैं कि Tn, क्या Tn सारे n के लिए बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि Tn है क्या भाई? Tn है यहाँ पर, Tn तो है भाई अपर रीमान सम, ये तो इस π/3√3 से हमेशा ऊपर रहता है। तो π/3√3 से अगर ये ऊपर है और a कहाँ है, वो तो π/3√3 से नीचे ही है, तो ऑब्वियसली a से भी ऊपर होगा। यानी कि Tn इज ग्रेटर देन a फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 2 3। तो a ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पेपर सेटर्स घुमा सकते थे, या हो सकता है कि आगे कभी जेईई एडवांस्ड में ऐसे घुमा कर आपको दे दिया जाए। एक्चुअल इंटीग्रल ना रहे, उसमें से एक छोटा सा नंबर माइनस कर दे, या छोटा सा नंबर अगर प्लस कर दे। तो देखिए अगर प्लस कर दिया तो लॉजिक फिर उल्टा हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, π/3√3 प्लस अगर कर दे a को, तो a कहाँ होगा, a कहीं यहाँ पर लाई करेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कुछ फाइनाइट n के बाद Tn जो है वो उस नंबर से नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शंस
पलट जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो Sn है लोअर रीमान सम है, ये Tn है अपर रीमान सम है, इन दोनों का विथ रिस्पेक्ट टू n वेरिएशन कैसा होता है। मैंने थियोरी में भी बताया था कि एज n इंक्रीजेज लोअर रीमान सम इंक्रीज करता है, तो Sn इंक्रीज करेगा, एंड एज n इंक्रीजेज Tn जो है वो डिक्रीज करता है। तो इस क्वेश्चन में A और D सही ऑप्शन है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इतनी थ्योरी के बाद इस क्वेश्चन को देखने से ही आप लोग को लग गया होगा कि हाँ इसको भी हम लोग लोअर रीमान सम या अपर रीमान सम में कुछ रिप्रेजेंट कर लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप वैसे ही कर लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर रैंडमली किसी को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने अपने ग्रुप्स में और काफ़ी स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को पूछा था, 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। पहले तो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, डेफिनेट इंटीग्रल का है या इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का है या APGP सीरीज वाले का है, किसका है क्वेश्चन वही समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कहीं नहीं लिखा है ना, तो बच्चों को यही दिमाग में रहता है कि डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम है तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो होना ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे तो Sn और Tn दोनों एक्चुअल इंटीग्रल A पे कन्वर्ज कर जाते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लीजिएगा तो भी ये सम तो है ही, Sn है Tn है, तो इसका वेरिएशन क्या होगा वही आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो Sn और Tn में समेशन के अंदर प्राणी है वो क्या है, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/n इंटू एफ ऑफ k/n, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये करिए कि डिनोमिनेटर में n² कॉमन लेकर के बाहर निकालिए, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ऊपर में n है, नीचे बाहर निकाला n², यानी कि यहाँ पर आ गया 1/n, ये हो जाएगा 10 माइनस k/n माइनस k³/n³। हमने क्या किया, n² को बाहर निकाला, फिर ऊपर वाला n और नीचे वाला n² कैंसिल हुआ तो 1/n आ गया और ये चीज़ आ गया। यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन 1/n f ऑफ k/n लिख सकते हैं। तो f ऑफ k/n क्या हो गया, f ऑफ k/n हो गया ये चीज़। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, मैं अभी लिखता हूँ, f ऑफ x हो जाएगा 1/10 माइनस x माइनस x³। अब इस समेशन को अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करें, कब कर सकते हैं, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn या लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Tn लेंगे तो ये डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। उस केस में इस समेशन Sn या Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फंक्शन का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, ऑब्वियसली 0 से 1 तक, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों में Tn हो या Sn हो लिमिट क्या है 1 से n है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 और अंदर में क्या हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई 10 माइनस x माइनस x³। अब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपसे पूछा ही नहीं है। बस आपको ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन दिस लिमिट 0 to 1, इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब पूरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको इंटीग्रेट नहीं करना है। इंटीग्रेट करने जाइएगा तो उलझ जाइएगा, ना इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, ना क्वेश्चन में आपसे पूछा है। बस ये देखना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो हमने देख लिया कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यानी कि ऐसा कुछ होगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये जो Sn है ये क्या है, ये तो राइट रीमान सम है ना। देखिए k = 1 से n हो रहा है इंडेक्स ऑफ समेशन, उस इंटरवल में राइट एंड पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है उसका यूज़ करते हुए समेशन ये Sn आ रहा है। तो Sn क्योंकि राइट रीमान सम है और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये Sn क्या हो जाएगा, अपर रीमान सम हो जाएगा ना। जो अभी थ्योरी मैंने बताई थी, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। Sn को हमने कैसे कैलकुलेट किया है, इस इंटरवल के राइट एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके। तो इस इंटरवल के राइट एंड पॉइंट पर फंक्शन तो अपने परवान पे है, अपने उफान पे है, मैक्सिमम वैल्यू पे है, यानी कि ये जो Sn है क्या हो गए, ये हो गए अपर रीमान सम। उसी लॉजिक से ये जो Tn हो गए ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लोअर रीमान सम, क्योंकि इस Tn में आपने क्या किया है, लेफ्ट एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ली है। तो लेफ्ट एंड पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा। तो ये जो Tn है
ये लेफ्ट रीमान सम है और साथ ही साथ ये लोअर रीमान सम है। लोअर रीमान सम इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल के लेफ्ट एंड पॉइंट पर फंक्शन अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा। तो हमने ये दिखा दिया कि ये Sn है, क्या है ये है अपर रीमान सम और ये Tn है लोअर रीमान सम। और थियरी से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दुनिया का कोई भी फंक्शन हो जो लोअर रीमान सम है वो अपर रीमान सम से तो छोटा ही होना है, बिल्कुल होना है। लोअर रीमान सम तो कुत्ता है ना, अब ये कुत्ता कभी हाथी की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। एन की वैल्यू कुछ भी हो जाए, 1000 हो जाए, 10 बिलियन हो जाए, ये कुत्ता है, कुत्ता ही रहेगा, ये हाथी है, हाथी रहेगा। यानी कि जितने भी लोअर रीमान सम्स हैं वो अपर रीमान सम से कम होंगे। तो इस क्वेश्चन में लोअर रीमान सम्स कौन है? टीएन्स हैं, यानी कि जितने भी टी वाले टर्म हैं वो सभी एस वाले से छोटे होंगे। इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर तीनों टी वाला आ जाएगा, दिस विल बी लेस देन, यहाँ पर तीनों एस वाला आ जाएगा, आना ही है, क्योंकि एस जो है वो अपर सम है, टी जो है वो लोअर सम है। मेन कन्फ्यूजन अब बच्चों को ये होता है कि अमंग दीज 3 टीज सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसमें आप वो सिंपल थियरी लगाइए जो मैंने 50 बार अब तक समझा दिया होगा, ये वाली थियरी कि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर है, लोअर सम्स जो है वो नीचे होते हैं, अपर रीमान सम्स ऊपर होते हैं। तो जैसे जैसे n इंक्रीज करता है लोअर रीमान सम्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जैसे जैसे आप n को इंक्रीज करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करेंगे, यानी कि ये जो लोअर रीमान सम्स हैं वो एक्चुअल एरिया के उतने क्लोज हो जाएगा, उतना अच्छा अप्रॉक्सीमेशन देगा। सिंपल थ्योरी ऐसे याद रखिए कि ये जो लोअर रीमान सम ln है या जो अपर रीमान सम un है, ये सब क्या चाहता है? ये सब चाहता है कि वो एक्चुअल एरिया को अच्छे से अप्रॉक्सीमेट कर सके। तो जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा लोअर रीमान सम एक्चुअल एरिया के उतने क्लोज होगा। अब ये है नीचे, तो क्लोज आने के लिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक। अब ये अपर रीमान सम जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा ये एक्चुअल एरिया के क्लोज जाएगा। अब ये अपर रीमान सम है एक्चुअल के ऊपर, तो क्लोज आने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक। तो लॉजिक क्या हो जाएगा? एज n इंक्रीजेज ln विल इंक्रीज एंड एज n इंक्रीजेज uns विल डिक्रीज। तो ln क्या है यहाँ पे भाई? ln है tns। तो जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा lns इंक्रीज करेंगे, यानी कि T999 ये सबसे छोटा होगा, दिस विल बी लेस देन T1000, दिस विल बी लेस देन T1001। ये क्लियर होगा। ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं? वो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि सारे टीएन्स क्या हैं? लोअर सम्स हैं। लोअर सम्स की खासियत ये होती है कि जैसे जैसे n इंक्रीज करता है वो एक्चुअल एरिया जो कहीं बीच में यहाँ पर लाई कर रहा है उसके नज़दीक जाता है। तो 999 यहाँ पर है, T1000 यहाँ पे हो जाएगा, T1001 यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया? अब तीनों अपर सम्स कहाँ पर रहेंगे? ये एसेंस तीनों इधर रहेंगे। और इनकी खासियत क्या होती है? जैसे जैसे n इंक्रीज करता है ये डिक्रीज करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, इसमें S101 सबसे छोटा होगा, फिर ये S100 यहाँ पर आएगा, फिर S99 आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा ये घटते जाएगा, घटते घटते एक्चुअल जो एरिया A यहाँ कहीं बीच में है ना उसके पास आएगा। तो जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? ये करेक्ट ऑर्डर है। तो इसमें अगर आपको इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में तो T999 होगा, फिर T1000 होगा, T1001 होगा, फिर S101 होगा, फिर S100 होगा, फिर S99 होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना था, सिंपल लॉजिक ये लगाना था कि ये जो रीमान सम्स हैं वो राइट हैंड सम्स या अपर रीमान सम्स हैं या लेफ्ट हैंड सम्स या लोअर रीमान सम्स हैं। और इन रीमान सम्स की किस्मत में ही होता है कि जैसे जैसे n इंक्रीज करता है लोअर वाले इंक्रीज करते हैं क्योंकि उनको अपनी मंजिल एक्चुअल एरिया के पास जाना है, और जैसे जैसे n इंक्रीज करता है अपर वाले डिक्रीज करते हैं क्योंकि उनको भी अपनी मंजिल के पास जाना है और उनकी मंजिल नीचे है क्योंकि ये अपर हैं, ऊपर में है, एक्चुअल एरिया से ऊपर है, एक्चुअल एरिया नीचे है, तो ये नीचे आएंगे, डिक्रीज करेंगे। तो आई होप कि इतना जो डिटेल मैंने रीमान सम्स और डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम पे डिटेल में समझा दिया है। आई होप कि इसके बाद अब इस कॉन्सेप्ट पे किसी को कोई कन्फ्यूजन
नहीं होना चाहिए।